सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट का, और उसमें जो डिस्कस करेंगे आज का पॉइंट वो है ब्रैग्स इक्वेशन, उसका डेरिवेशन और उस पे किस तरह का न्यूमेरिकल्स लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर, उसका है ब्रैग्स इक्वेशन। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीएससी वालों के लिए, जैसे मैंने क्लास में ऑलरेडी पहले आपको डिस्कस किया हुआ था। ठीक, सो इसमें एक बोलते हैं एक्स-रेज डायफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स। तो देखिए सर, एक साइंटिस्ट थे मैक्स वैन लुई 1912 में, was the first to suggest that the X-ray might be diffracted by crystals because the wavelength of X-rays was the same order 10 to the power minus 8 centimeter as the interplanar distances in crystal, and thus valuable information can be had regarding internal structure of crystal. तो एक साइंटिस्ट थे मैक्स वैन लुई, इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि हम एक्सरेज को डायफ्रैक्ट करा सकते हैं, किससे? क्रिस्टल से। रीजन उन्होंने क्या बताया था कि जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, दो प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है क्रिस्टल में, ठीक, वो एक्चुअली क्या होता है, इज ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज। तो एक कंडीशन होती है डायफ्रैक्शन कराने की। ठीक, बट इस इन्होंने जस्ट आइडिया दिया था, बट इसको सक्सेस हुए थे फादर एंड सन ब्रैग्स ने। ठीक, तो दिस आइडिया ऑफ लुई वाज कंफर्म्ड बाय डब्ल्यूएच एंड डब्ल्यूएल ब्रैग। ये फादर एंड सन लियो थे, डब्ल्यूएच एंड डब्ल्यूएल ब्रैग। तो दे डेवलप ए मैथमेटिकल इक्वेशन टू गवर्न द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स-रेज फ्रॉम द क्रिस्टल। So now the diffraction of X-rays from the crystal was successfully done by Bragg. That is why this equation is known as Bragg's equation. ठीक, तो मैक्स वैन लुई ने उन्होंने आइडिया दिया था कि हम एक्स-रेज को डायफ्रैक्ट करा सकते हैं क्रिस्टल के प्लेन से, क्योंकि दोनों का वेवलेंथ और जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर का ऑर्डर है। बट सक्सेसफुली किसने इसको कराया था? ब्रैग ने कराया था, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक, तो अगर इनकेस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि डिस्कस द एक्स-रे डायफ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टल्स, तो भी हमें यही पॉइंट लिखना है। डिराइव द ब्रैग्स इक्वेशन, तो भी हमें यही करना है। क्लियर? चलिए अब इसको कैसे डिराइव करेंगे। सो नाउ फॉर द डेरिवेशन ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन, let us consider a crystal represented by a set of parallel and equally spaced planes as shown below। एक फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक, तो एक क्रिस्टल है, इसमें एक प्लेन दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी, इनके बीच का इंटरप्लेनर डिस्टेंस कितना है? डी। अगर आप यहाँ से भी लेंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा? डी। यहाँ का भी प्लेन का डिस्टेंस लेंगे तो क्या आएगा? डी। ठीक, ये जस्ट डॉट लाइन से दिखा है, नॉर्मल आप कह सकते हैं। ये इंसिडेंट बीम ऑफ एक्स-रेज 1 2 आया और यहाँ से क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक। ठीक, चलिए अब यहाँ में थोड़ा पॉइंट यहाँ में मैथमेटिकली समझना है कि ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल भी थीटा है। ठीक, ये जो पॉइंट यहाँ दिखाया है वो एक्चुअली क्या है कि हमने यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ये पॉइंट ए है, तो ये जो ए यहाँ लिखा वो एक्चुअली ये है, ये परपेंडिकुलर डाला है, ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट सी है और ये जो डी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली वो पॉइंट डी है। ठीक, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे मैं अगर बड़ा सा दिखा दूं कि मैथमेटिक्स यहाँ से थोड़ा लेना है, तो देखिए यहाँ से जो आपने डाले ना, इस पे नॉर्मल डाला हुआ है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, तो ये ए सी बी और ये जो एंगल आ रहा है वही एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे एंगल दिखाया गया है, ये एंगल क्या है? थीटा। ठीक, और ये एंगल भी क्या है? थीटा है। क्लियर? तो डी वाला यहाँ पे है, तो ए से हमने बी, ये जो बी सी आ रहा है ये नॉर्मल है, 90 डिग्री है ये, और ये डी भी क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से जैसे इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो यहाँ से अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू में निकालनी होगी तो क्या आएगा? बोलिए। तो साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ना। तो परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा हमको? बी सी, और बी सी मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। ठीक, तो हाइपोटेनिस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला जो आएगा, तो बी सी बाई ए बी। ठीक है, चलिए बी सी अगर हम यहाँ से लिख दें तो क्या लिखेंगे? ए बी की वैल्यू क्या है? यहाँ में देखिए ए और बी मतलब ये दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा? डी, और ये हो गया डी साइन थीटा। ठीक, इसको हम आगे यूज करेंगे, कितनी सी मैथमेटिक्स है।
सिमिलरली इन ट्रायंगल यहाँ पे देखिए ए डी बी, तो ये डी वाला क्या है 90 डिग्री है, ठीक। तो ये डी से अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर से वही आएगा डी साइन थीटा। तो इस ट्रायंगल में यहाँ से क्या है ए बी डी, तो ये बी हो गया, ये डी परपेंडिकुलर खींचा है तो 90 डिग्री हो गया ये एंगल, ये आपका ए था और ये एंगल क्या है थीटा है। तो यहां से अगर हमें साइन थीटा लिखना होगा तो बोलिए फिर से क्या लिखेंगे, लाल पट्टा कक्का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, लिए बी डी, परपेंडिकुलर हो गया बी डी बाई 90 डिग्री के सामने वाला जो हो गया हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी। तो यहां से भी अगर हम बी डी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी की वैल्यू है डी साइन थीटा, ठीक। तो थोड़ी सी यहाँ से मैथमेटिक्स हमको मिल गई, क्लियर। तो जस्ट हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल देना है। साइन थीटा का मतलब क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक, क्लियर। ये इतनी मैथमेटिक्स हमें यहाँ पे करनी है। नाउ सपोज ए बीम ऑफ एक्स-रेज फॉल्स एट एन एंगल थीटा, जिसको डायफ्रैक्शन एंगल भी कहते हैं, on the surface of a crystal and gets deflected partially while the rest penetrate the crystal and undergoes reflection from successive planes। क्योंकि हर प्लेन में क्या होता है n आइसोट्रोपिक होते हैं तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होता है, तो हर प्लेन से एक्स-रेज का रिफ्लेक्शन होगा। The path difference is given by, तो पाथ डिफरेंस कितना मिल गया CB plus BD, ये क्यों लिख दिया, तो ये पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट इंसिडेंट लाइट क्या है ये यहाँ से निकल गया, सेकेंड वाला आपको यहाँ से दिखाना ना। अगर ये लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है मतलब ये डिस्टेंस BC plus BD वो इसको नहीं करना पड़ता, तो इसी को बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो दिस पाथ डिफरेंस इज BC plus BD या CB plus BD। But for maximum diffraction, path difference of two waves should be n into lambda, where n is 1, 2, 3, 4, 5 like that. So path difference CB plus BD equal to n into lambda। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये कंडीशन है, ठीक, कह सकते हैं फिजिक्स से आता है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB जैसे भी निकाला, देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं CB by AB, बट AB की वैल्यू क्या था D, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ठीक। इसलिए यहां से हमको क्या मिल गया CB equal to D sin थीटा। सिमिलरली फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ADB तो हम क्या लिख सकते हैं BD equal to D sin थीटा, जैसे पीछे मैथमेटिक्स किया था। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, क्लियर। अब नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो पाथ डिफरेंस क्या था CB plus BD और CB plus BD equal to n lambda। CB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं D sin थीटा और BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं D sin थीटा। इनकी वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दीजिए। So combining equation 1, 2 and 3 we can write 2D sin theta equal to n lambda, where n equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc are known as order of reflection। ये न्यूमेरिकल में ध्यान देना है, order of reflection। This equation is called Bragg's equation, इसी को बोलते हैं Bragg's equation। तो Bragg equation is simply 2D sin theta equal to n lambda। So this equation connects wavelength lambda of the X-rays, interplanar distance D and the glancing angle, diffraction angle theta। इसमें मेनली हमें क्या दिखाई दे रहा है D मतलब interplanar distance, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, थीटा साइन थीटा मतलब थीटा को क्या था आपका किस एंगल पे हमने एक्स-रेज को इंसिडेंट किया था, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ था डायफ्रैक्शन, तो ये ग्लांसिंग एंगल जो भी आपको दिया रहेगा। n is order of reaction। अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन हुआ तो इसका मतलब n की जगह पे क्या लेंगे 1। सेकेंड ऑर्डर अगर लिखा हुआ है तो n की जगह में क्या लेंगे आप 2। थर्ड ऑर्डर अगर कहता है क्वेश्चन में तो n की जगह क्या लेंगे 3, ठीक। और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज, क्लियर। नाउ फर्दर द डिस्टेंसेस बिटवीन द प्लेनर पैरेलल प्लेन्स इन क्रिस्टल regenerated at DHKL, ठीक। तो DHKL मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन को हम लिख सकते हैं, D मतलब डिस्टेंस, HKL को बोलते हैं मीलर इंडिसेज,
तो इसी में एक फर्दर आपको एक और कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने यहाँ इसको भी ले लिया है कि न्यूमेरिकल यहाँ से मिल जाएगा। मिलर इंडिसेस, जैसे मान लीजिए सपोज कि अगर आपको कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में 100, तो इसका मतलब पहला वाला क्या होता है h, ये क्या होता है k, ये क्या होता है n। मिलर इंडिसेस मैंने ऑलरेडी इसी चैप्टर के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो हमने लॉज ऑफ क्रिस्टोग्राफी में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो पहले जो लिखा रहेगा वो h है, ये दूसरा वाला k है, तीसरा वाला l है। तो 100 मतलब h की जगह 1, k की जगह 0, l की जगह 0। चलिए अगर मान लिया कहीं में 221 लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हो गया, ये h की वैल्यू हो गई, ये k की जगह और ये l की जगह। ठीक, सो इंटरप्लेनर स्पेसिंग और d के बीच में ये रिलेशन है। तो a को बोलते हैं एज ऑफ द लेंथ ऑफ द क्यूब साइड, व्हाइल d, h, k आर मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन। तो a इज द लेंथ ऑफ द क्यूब साइड, क्यूब जो होगा उसकी लेंथ, एज लेंथ जो डेंसिटी में क्वेश्चन किया था, तो उसको भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और d कहाँ से निकालेंगे, तो ये d एक्चुअली आ जाएगा आपका 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो दो तरह का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, एक सीधा सीधा इस फॉर्मूले को यूज करिए और दूसरा इसी में आपको एज लेंथ ऑफ द क्यूब पूछ सकेगा, तो उस केस में आपको मिलर इंडिसेस दिया रहेगा। ठीक, 100, 112, 121 लाइक दैट, ऐसे वैल्यू आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो समझ जाना है कि वो h k l की वैल्यू है। क्लियर, तो डेरिवेशन सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, बस डायग्राम बनाना है। ठीक, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से डाला है ए से, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ए से यहाँ में, तो ये सी है, एक्चुअली पिक्चर में यहाँ दिखाते हैं क्लैरिटी के लिए। ये थीटा जो यहाँ लिखा हुआ है वो एक्चुअली ये वाला एंगल है। ठीक, ये एंगल थीटा है। सिमिलरली ए बी डी, ये ट्रायंगल ए बी बी, ये आपका क्या है 90 डिग्री है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर वाला क्या हो गया बी डी, यहाँ में परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी, ये एंगल हो गया थीटा। तो साइन थीटा की जगह आप ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो फार्मूला लगा दीजिए, वहां से हमको BC और BD की वैल्यू मिल जाएगा। दोनों क्या आएगा d sin थीटा, d sin थीटा। d क्या होता है इंटरप्लेन डिस्टेंस, ये इक्वली स्पेस्ड है, इसलिए ये जो डिस्टेंस यहाँ में है वही डिस्टेंस यहाँ आएगा, वही डिस्टेंस यहाँ आएगा। क्लियर, एंड देन पाथ डिफरेंस BC प्लस BD और इक्वल टू n लैम्डा, मैक्सिमम की कंडीशन हो गई। BC और BD की वैल्यू क्या आएगा d sin थीटा, सीधे सीधे आपको लिख देना, तीनों को मिला देना है तो फॉर्मूला मिल जाएगा 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब आपको यहाँ से न्यूमेरिकल है d, थीटा और वेवलेंथ। n की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर का है तो 1 लेंगे, सेकेंड ऑर्डर का है तो 2 लेंगे, थर्ड ऑर्डर का आएगा तो 3 लेंगे, और उसी को कोरिलेट कर देगा, एज लेंथ पूछेगा साइड क्यूब का, तो उस केस में आप यहाँ से ये फॉर्मूला। ठीक, क्लियर। चलिए और इसको थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिया है कि एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, A0 मतलब एंगस्ट्रॉम, strike a crystal and are observed to be diffracted at an angle of 22.5 degree. Assuming the first order reflection, calculate the spacing between the planes of atoms. चलिए साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू हमें दिया होगा, साइन 30, साइन 40 और साइन 60, ये तीन वैल्यू में याद रखना होगा, वो वैल्यू शायद क्वेश्चन में आपको नहीं देगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्या क्या लिखा है, क्या क्या दिया है। पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। ठीक, थीटा एंगल आपको कितना दिया हुआ है 22.5 डिग्री। बोलिए फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन कह रहा है, तो यहाँ में हम n की जगह क्या लेंगे, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर मींस n इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर। क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द प्लेन्स, तो हमें क्या निकालना है d की वैल्यू, इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू। नाउ वी नो दैट फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन, आप लिख दीजिए यहाँ पे, या फ्रॉम ब्रैग इक्वेशंस, ये आ गया। ठीक, 2 तो 2 है, d हमें नहीं दिया, ठीक है। थीटा हमारा कितना दिया था, साइन 22.5 डिग्री। ठीक, n की वैल्यू क्या लेंगे 1, वेवलेंथ कितना दिया आपको 1.54 एंगस्ट्रॉम। जनरली d को एंगस्ट्रॉम में ही निकालेंगे, अनटिल अनलेस आपके क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा रहेगा। तो सीधा सीधा हमें क्या मिल गया, d इक्वल टू n की वैल्यू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2 और साइन 22.5। चलिए वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व करके आंसर बता दीजिए कितना आएगा, फटाफट सॉल्व करिए।
साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ है 0.383। जितना आएगा उतना हम एंगस्ट्रॉम में ही रखेंगे। चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है आपका। वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखिए। चलिए कितना आया बोलिए। ये डेसिमल से डेसिमल हटाना है तो 1 2 3 डिजिट है, तो चलिए पहले आप यहाँ 0 लगा लीजिए। सिंपल कैलकुलेटर लगाओगे एग्जाम में, ठीक। अब आप चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ में कितना आएगा 7 2 जा 14, फिर 7 आएगा, फिर 0 आएगा, तो 7 7 0 और नीचे में 38 है। 35 2 जा होता है 70, तो 2 पॉइंट तो समथिंग कुछ आएगा ही आएगा, इतना तो हमें पता है, ठीक। तो 38 2 जा 76 होता है, 76 डालेंगे तो नहीं आएगा, 2.0 तो फिक्स है, बाकी आप एक डिजिट निकाल लीजिए। तो 2.01 2.02 जो भी आएगा ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर मान लीजिए हमें सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन लिखा होता तब हम n की वैल्यू क्या लेते, 2 लेते, ठीक। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, बहुत हमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डिटरमाइन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन द 2 to 1 planes of a cubic lattice of length 4.5 angstrom, ठीक। यदि आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग पूछ रहा है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब पीछे जो डेरिवेशन हमने क्या लिया था, दो प्लेन, क्रिस्टल के दो प्लेन के बीच का स्पेस, जिसको क्या बोलते हैं डी, और 2 to 1 लिखा है, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि ये हमें क्या बता रहा है, मिलर एडिशन, तो एच के एल। बोलिए इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डी एच के एल इक्वल टू ए बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। अब आपसे डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो एच के एल मिलर इंडिसेस तो हमें दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया वो क्या आपको बता रहा है, देखिए क्यूबिक लैटिस है, ठीक है, लेंथ कितना दिया 4.5 मतलब साइड ऑफ द क्यूब, ये एज लेंथ डेंसिटी के लिए वही चीज यहाँ पे है। तो ए की वैल्यू हमें कितना दे दिया 4.5 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर कितना हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4, के स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 स्क्वायर, क्लियर। चलिए सबको सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8 प्लस 1 मतलब 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना मिल गया 1.5 एंगस्ट्रॉम, बट वो कौन सा प्लेन है 2 to 1 प्लेन्स है, इसका मिलर इंडिसेस हमें दिया हुआ था। मिलर इंडिसेस मतलब वही आपका ये ऑलरेडी लॉज ऑफ क्रिस्टोग्राफी में आ चुके हैं, क्लियर। तो एक इस तरह का सिंपल क्वेश्चन भी मिलता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ मिल गया, इसको आप करके देखिए, बोलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, तो बोलिए एन की वैल्यू क्या ले लेंगे 1, ठीक, विद वेवलेंथ ऑफ 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ ऑफ मतलब 1.54 एंगस्ट्रॉम, डी एच के मतलब 100 लिखा है, तो चलिए एच के एल की वैल्यू आपको दिया मिलर इंडिसेस, एच के एल कितना आ गया 100, तो एच की वैल्यू 1 लेंगे, बाकी के और एल की वैल्यू 0 ठीक। एंगल कितना दे दिया 11.29 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे लेंथ और इंटरप्लेनर डिस्टेंस दोनों में डिफरेंस है, तो इंटरप्लेनर मतलब डी की वैल्यू हो गई, ठीक। मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ, जैसे पीछे क्वेश्चन क्या था, इंटरप्लेनर डिस्टेंस अगर आपसे पूछेगा तो ये हैव टू फाइंड आउट डी, और लेंथ एज लेंथ पूछेगा तो उसके इसमें हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ में दोनों फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो दोनों फॉर्मूला में पहले क्या आ जाएगा 2d sin थीटा इक्वल टू एल लैम्डा, अब ये डी यहाँ पे निकालेंगे
तो कितना आ गया 1, लैम्डा कितना दिया 1.54 बाई 2, साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्टली रह देता हूँ 0.1957। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ में डी एच के एल भी ले सकते हैं या सिर्फ डी भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए कितना आएगा सॉल्व करके देखिए। ये कितना आया सॉल्व करिए। चलिए फिर वही डेसिमल कितना 1 2 3 4, यहाँ में कितना 1 2 2 जीरो आप लगा सकते हैं, यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अभी पीछे आता है 7 7 0, ठीक 0। ठीक है 19 है और यहाँ 77 है, तो 19 3 जा 57। ठीक, कुछ और भी है 19 4 जा 76, तो 3 से ज्यादा 4 से थोड़ा कम, तो नियर अबाउट 4 के आसपास आएगा। इससे इसको सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। तो 3 से थोड़ा ज्यादा 4 से कम, मतलब 3.9 के आसपास तो आएगा ही आएगा। ठीक, तो 3.93 एंगस्ट्रॉम आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना था, तो देखिए अब ये जो डी आया इसको यहाँ रख दिया, ए निकालना है। बोलिए अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आएगा 0, एल स्क्वायर भी क्या आएगा 0, और 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर कितना आ गया 3.93 एंगस्ट्रॉम। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आईआईटी जेईई जेईई वगैरह में। चलिए अब आप उल्टा सोचिए, अगर आपको एजलन दे देगा, मिलर रेडियस दे देगा एचकेएल की वैल्यू, तो आप वहां से डी निकाल सकते हैं और इस डी को वापस रेक्स इक्वेशन में रख के हम थीटा पूछ सकता है, लैम्डा पूछ सकता है, लाइक दैट। ठीक है, तो थीटा वही मतलब sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, या आप राउंड फिगर में उसके आसपास निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूले को कोरिलेट करके भी आपको क्वेश्चन बनता है। क्लियर। चलिए यहां में देखिए क्या कर रहा है, द सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, तो n की वैल्यू क्या लेंगे 2। ठीक, फ्रॉम द प्लेन आपको दिया 1 0 0, मतलब यहाँ भी h की वैल्यू 1 आ गया। एंगल कितना हो गया 29.3, तो थीटा आपको हो गया 29.3 डिग्री। 1.54, तो वेवलेंथ भी आपका हो गया 1.54 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन इन सोडियम क्लोराइड, मतलब हमें क्या निकालना है एक्चुअली डी निकालना है। ठीक, नाउ फिर अगेन फ्रॉम ब्रैग्स इक्वेशन वी नो दैट, फॉर्मूला लिख दीजिए, डी की वैल्यू निकाल लीजिए बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, और देखिए प्लेन में अगर आप रखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको अगर ए की वैल्यू भी पूछता तो एच की वैल्यू क्या है 1, तो अगर आपसे ए पूछा होता तो उसका आंसर क्या आता जितना ये आएगा। ठीक, बनेगा तो आप सॉल्व करके बता दीजिए इसका क्या आंसर मिलेगा। क्लियर। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेल्फ असेसमेंट, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर में बता दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया है नहीं आया। ठीक, चलिए हिंट्स पे आपको दे देता हूँ। अभी जैसे क्या था एग्जांपल 4, सेकेंड ऑर्डर कह रहा है 10 की वैल्यू 2, 1 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, ठीक है, थीटा दिया हुआ है, ठीक है, क्या पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन्स, इसके लिए सॉल्व करेंगे डी के लिए। ठीक, चलिए इसमें क्या कर रहा है, एंगल आपको दे दिया, ठीक है, वेवलेंथ आपको दे दिया, ठीक है, सॉरी वेवलेंथ नहीं है, विद सेपरेशन ऑफ, मतलब आपको डी की वैल्यू दे दिया। ठीक, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, जो हमें निकालना है, मतलब यू हैव टू सॉल्व इट फॉर वेवलेंथ, लैम्डा के लिए सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है, थीटा भी हमें दिया हुआ है। क्लियर, तो इसको भी सॉल्व करके आंसर आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, क्लियर। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने क्या डिस्कस किया, सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक टॉपिक था रैक्स
इक्वेशन, उसका डेरिवेशन और उसमें रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक, तो जैसे क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, तो अब यहाँ से हमें अक्सर हर साल क्वेश्चन कुछ न कुछ मिला हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन पर लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के स्वस्थ